मेरे मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? काश मैं तुम्हें नहीं जानता, पर क्या करूं? ऐसा बहुत कम बार होता है कि सिनेमा, बिजनेस और आर्ट एक साथ पर्दे पे दिखते हैं और 2014 की साइंस फिक्शन मूवी एज ऑफ टुमारो में ये दिखता भी है। मूवी अपने प्रेमाइस को लेकर बहुत ज्यादा आगे नहीं, बस थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वे में रखती है ताकि उससे कोई डिटैचमेंट सी फील ना हो। उसके बाद जहां तक रही अपनी कहानी की बात, तो ये ग्राउंड हॉग डे जैसी टाइम लूप वाली सपोजिशन रखती है। मगर हाँ, ये मत समझ लेना कि इस मूवी की कहानी ग्राउंड हॉग डे जैसी है। बिल मरी स्टारिंग ग्राउंड हॉग डे की कहानी बहुत ही सिंपल है, जहां वो एक स्पेसिफिक दिन बार बार उठ के मरते हैं, वो भी एन नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को चूज करने के साथ, कि जब तक कि उनका दिल, इमोशंस या फीलिंग सही जगह पे ना हो। मगर एज ऑफ टुमारो में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मूवी का होल एंड सोल आइडिया आया है अपनी जापानीज साइंस फिक्शन लाइट नॉवल से। इस कहानी पे ही मूवी लूजली बेस्ड है। अब भाई बुक की बात तो छोड़ देते हैं, उसमें काफी सारी चीजें डिटेल में होती है। और हाँ, जितने लोग सोच रहे होंगे कि इस नॉवल में कितनी बार मरा है, तो वो अप्रॉक्स 300 बार है। मैंने उसे कम से कम 300 बार मरते हुए देखा है, और वो भी एकदम साफ साफ मुझे सब याद है, इसलिए इस बारे में बात मत करो। अब देखो, जहां तक बात रही अपनी कहानी की, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर फिर भी मूवी अपनी कहानी और कॉन्सेप्ट को लेकर क्लेवरली ओरिजिनल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड हॉग डे में भी हमें ऐसे ही कुछ कहानी देखने को मिलती है, बट इसमें जॉयफुलनेस है, प्लस विद अ टेस्ट ऑफ सेविंग प्राइवेट रायन वाला। क्योंकि जब मूवी की ओपनिंग होती है, तो वो थोड़ा बहुत वॉर के बारे में समझाती है, सिनेरियोस के बारे में समझाती है। फिर हमें ऐसा शख्स देखने को मिलता है जो मिलिट्री में तो है, मगर जंग से डरता है। दैट मींस ओवरऑल मरने से डरता है, और अपनी किस्मत के बदौलत अपने इस डर को वो बार बार जीता है। अब देखो, फिर भी ग्राउंड हॉग डे में कई सारी चीजें एक्सप्लेन की ही नहीं गई थी कि ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे का साइंस या रिचुअल क्या है, कुछ नहीं। बट कहानी का एक मकसद है, ठीक जैसे हैप्पी डेथ डे और नेकेड मूवी का है। क्योंकि टाइम लूप वाली मूवीज का लफड़ा क्या होता है कि वो हमें बोर कर सकती हैं। सेम चीज हम बार बार देखते हैं, बस इस बार सिर्फ अलग चॉइस के साथ। लेकिन एज ऑफ टुमारो मूवी हमें बोर नहीं करती, क्योंकि मामला इतना सीरियस होने के बावजूद भी ये अपने प्लेजर, हैप्पीनेस और जॉयफुलनेस को भूलती नहीं है, ठीक जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजेस मूवीज किया करती हैं। दुनिया खत्म होने वाली है, सबकी जाने खतरे में है, मगर फिर भी उनके काम में मजा है, उनके प्रोसेस में मजा है, उनके प्रिपरेशन में मजा है, और ये एज ऑफ टुमारो मूवी में भी होता है। सब कुछ सारे तरीके अपनाए। तुम्हारा मतलब सेक्स? हाँ, किया है। पर कितनी बार किया बहुत है? हुआ। मूवी अपनी हर एक अल्टरनेट चॉइस के साथ एक नया एक्साइटमेंट ब्रिंग करती है, अपने फालतू प्रोसेस को नहीं दिखाती है, और फिर भी ये सिंपल टिल स्मार्ट स्टोरी टेलिंग का मजा देती है। अब देखो, इसके बाद मूवी का इतना हाई कॉन्सेप्ट उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, और इस बात को सबसे बेस्ट और अच्छे तरीके से सिर्फ एक ही शख्स समझा सकता है, अपना रिक सैंचेज, क्योंकि इससे अच्छा कोई भी इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं सकता। और अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है आई क्लीन ऐप। ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा, और इस ऐप के फीचर्स माशाल्लाह कमाल के हैं। आप इससे अपने फोन में गेमिंग के लिए तो बूस्ट ही कर सकते हो, और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, मेमोरी बूस्टर, सीपीयू क्लीनर, एंटीवायरस, बैटरी सेवर और यहाँ तक कि व्हाट्सएप क्लीनर के रूप में भी यूज कर सकते हो। और आप तो जानते ही हो कि इन सबको अलग अलग हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है, और यही मुश्किल ये ऐप आपके लिए हल कर देता है। 50 तरीके की एप्स आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है कि हर मुश्किल के लिए एक अलग ऐप डाउनलोड करो, बल्कि इस एक आई क्लीन ऐप में आप अपने फोन की सारी तकलीफों को दूर कर सकते हो। वायरस की चिंता है तो एंटीवायरस है, सीपीयू गर्म हो जाता है तो सीपीयू कूलर है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो बैटरी सेवर है। और यही नहीं, ये तो मैंने आपको इस ऐप के सिर्फ की फीचर्स के बारे में बताया है, इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं इस ऐप में। तो सीधे लिंक्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कहीं और जाके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नाम याद रखना, आई क्लीन ऐप। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी वैट ऑफ एसिड वाली कहानी हमें देखने को मिलती है रिक एंड मॉर्टी सीरीज सीजन 4 एपिसोड 8 में, जहां मॉर्टी चाहता था कि उसके ग्रैंडपा रिक उसके लिए एक ऐसी डिवाइस बनाए जो किसी गेम की तरह अपने प्रीशियस मोमेंट को सेव कर सके, जिसे लोग बेहतर तरीके से टाइम लूप के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस एपिसोड में रिक ने फ्यूचरामा वाले लास्ट एपिसोड के बारे में भी बताया है, जहां सेम यही कॉन्सेप्ट वाली कहानी चलती है, बट इसका सोल आइडिया यही रियल लाइफ गेम सेविंग की थ्योरी पे ही आया है कि हम इस मोमेंट को सेव कर सके और रीसेट करके दोबारा इस मोमेंट को रीलिव कर सके। अब खैर, जहां मैं छोटे में कहानी को बोलूं तो मॉर्टी को ये डिवाइस मिलने के बाद वो इंटेंशनली बार बार अपनी इस स्पेशलिटी को यूज करता है, ताकि वो इंटेंशनली हर एक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सके, कि जैसे कि क्या हो अगर मैं अपनी क्रश को किसी और तरीके से अप्रोच करूं, क्या वो उससे पड़ जाएगी। फिर वो उस मोमेंट को रीसेट करके फिर से रीलिव करता है, बार बार अपनी जान देके ट्राई करता है, डाका डालता है, लोगों को मारता है, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बनने वाले, सिंस उसके पास रिक का वो डिवाइस है जिससे वो उस मोमेंट को फिर से रीसेट कर देगा। और ठीक इस बात को वो अपने एज ऑफ टुमारो मूवी
से भी जोड़ के हम देख सकते हैं, जहां मेजर विलियम केज अपनी हर डेथ के बाद अपनी सेम मोमेंट को फिर से बार बार रीलिव करते हैं किसी और पॉसिबिलिटी के साथ, या फिर मैं कहूं नई टाइमलाइन के साथ। एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मान लो। खैर, अब जहां बात रही अपनी इस कॉन्सेप्ट को समझाने की, तो रिक ने इस पावर को यूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझाया है, क्योंकि इस मूवी में यह ओमेगा एक माइंड स्टाइल एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो किसी हाई कॉन्सेप्चुअल तौर से समय के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकता है। और जहां बात रही केज की, तो उस पे अनएक्सपेक्टेडली अल्फा नाम के क्रीचर का ब्लड गिर जाता है, जिसकी वजह से अब वो ओमेगा के लिए सीधे अल्फा बन चुका है, क्योंकि अल्फास की चेतना सीधे ओमेगा से कनेक्टेड होती है, और जब कभी भी कोई अल्फा मर जाता है तो ओमेगा उस दिन को फिर से रीसेट कर देता है खुद की भलाई के लिए। और ठीक केज के साथ भी यही हुआ, बस यहाँ लफड़ा यहाँ ये है कि केज पे अल्फा का ब्लड गिरने के बाद अब ओमेगा के लिए केज ही वो अल्फा बन चुका है, जिसकी वजह से अब हम इंसानों के वो हर एक लड़ने के तरीके, बचाव के तरीके, सोचने समझने के तरीके, हर चीज को वो देख और समझ सकता है। क्योंकि जब भी केज किसी भी कारण से मर जाता है तो ओमेगा फिर से उसे समझने के लिए और अपने हाई वैल्यू एसेट को नाजायज ना जाने के लिए फिर से उसे जिंदा कर देता है, जिसे हम रीसेट, टाइम लूप या फिर टाइम ट्रैवल के नाम से भी जानते हैं। और हाँ, इन सब बातों की वजह से अब उसे हम इंसानों की हर एक कमजोरी के बारे में पता है। और ठीक जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक मल्टीवर्सल चॉइस के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही है। अब भले ही केज मारा ही क्यों ना गया हो, बट इस टाइमलाइन की कहानी अब भी आगे चल रही है किसी और पॉसिबिलिटी के साथ। यहाँ तो बस केज है ना जिसने किसी और पॉसिबल टाइमलाइन में अपनी नींद खोली, उस दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सिक्वेंसेस तो अभी भी वहीं पर चल ही रहे हैं। ठीक जैसे रिक ने ही समझाया है कि जब भी मॉर्टी अपने डिवाइस को यूज करता है तो वो उस मोमेंट को आइसोलेट कर, मतलब कि किसी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए पॉज कर, उसके इटसेल्फ रियलिटी के प्रोबेबल सिमिलर सेल्स खोजता है अराउंड द कॉस्मोस मल्टीवर्स में, जहां वो अपने एकदम क्लोज डुप्लीकेट सेल्फ के पास जाता है जो एकदम इक्वली प्रोबेबल रियलिटी होती है अपने करंट रियलिटी के कंपैरिजन में, और फिर वो वहां पे बस किसी तरह पैरेलल रेजोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उस दुनिया के मॉर्टी को रिप्लेस करते हुए, जहां पे वो एक्चुअली में उस मोमेंट को रीलिव करने के चक्कर में मारा गया था। दैट मीन्स कि अगर हम इस साइंटिफिक थ्योरी को रियलिस्टिक वे में लेके चलें तो एक्चुअली में किसी इक्वली प्रोबेबल डायमेंशन में एक विलियम केज होगा ही जो ये सब करते हुए एक्चुअली में मारा गया रियल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, क्योंकि उसके मरने के बाद भी वहां की कहानी आगे चल रही है। सो बाय दैट मीन्स कि अगर केज भले ही यहां पे मारा गया हो तो ओमेगा ने केज को उस मोमेंट को रीसेट करने के लिए बस उसके सेल्फ को किसी और इक्वली प्रोबेबल रियलिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, जहां उसे सारी चीजें याद तो हैं लेकिन बिना किसी पेन और एगनी के। तो यह चीज रिप्रेजेंट करती है कि हर एक बार जब भी केज मरा तो उसके आगे भी वहां के कॉन्सिक्वेंसेस, वहां की कहानी चल रही है, बस हमने नहीं देखा। क्योंकि मूवी इंटेंशनली वॉर के डेथ और पेन को दिखाती नहीं है कि वॉर के बाद लोगों को ट्रॉमा होता है, लोग उस दर्दनाक मंजर को अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं, उन्हें पीटीएसडी हो चुका होता है। और यहाँ केज के पास उसकी पास्ट की मेमोरीज तो हैं, बट वो मेमोरीज कोई पास्ट की ट्रॉमेटिक मेमोरीज नहीं है। हर बार जब भी केज ने खुद से अपनी जान ली या रीटा ने उसकी जान ली, हर एक छोटी गलती पे भी जब उसने अपने आप को मरवा दिया तो वो एक्चुअली में एक विलियम केज मारा जाता है, और वहां की कहानी कोई खत्म नहीं होती, आगे चलती है किसी और पॉसिबिलिटी के साथ जिसे हम देख नहीं पाते। बस वो उस केज की एंटिटी किसी और डुप्लीकेट यूनिवर्स वाले केज में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और उसके साथ हमें भी कुछ फील नहीं होता कि कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली में देखें तो केज ने उस मूवी में अपने आप को टोटल 26 बार ऑन स्क्रीन मारा है, और उसके बाद ऑफ स्क्रीन कितनी बार मारा होगा वो बात तो छोड़ ही दो। और ये अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये सारी डेथ्स कोई मजाक नहीं है, क्योंकि सच में यहाँ केज ने अपनी इन छोटी छोटी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से भी अपने आप को मार दिया। उतने ही सारे यूनिवर्सेस के केजेस खत्म हो गए, वहां की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ डेथ तो इसने अपने आप को इंटेंशनली दिए हैं। उतने यूनिवर्सेस के केज के होप खत्म हो गए, वहां की दुनिया खत्म हो गई। अब देखो, जहां तक हो सके मैंने इस मूवी को डिकोड कर दिया है, और उसके बाद 2-4 चीजें छोटी छोटी छूट जाती है, जैसे कि जब अल्फा के मरने के बाद केज में उसका खून मिल जाता है तो ओमेगा के लिए अब वो केज अल्फा बन चुका होता है हम इंसानों के टैक्टिक्स जानने के लिए, और जब ओमेगा का काम हो जाता है तो वो उसका खून लेना चाहता है जबरदस्ती। लेकिन उसके बाद जब मूवी के क्लाइमेक्स में जब केज ओमेगा को मार देता है तो इस बार ओमेगा का खून केज मिल जाता है, और वो इस बार और भी पहले रीसेट होके जागता है। क्योंकि आपको इस मूवी में इस चतुर चालाक इंटर डायमेंशनल एरियल के मोटिव के बारे में समझ में आया कि नहीं? ये जानबूझ के हम इंसानों को कुछ रीजन्स में जीतने देता था कि ताकि हमें एक इल्यूजन बना रहे कि हम जीत रहे हैं, हालांकि वो बस हमें समझने के लिए ऐसा सब कर रहा था। और जब ओमेगा ने खुद को केज में अपने आप को जाने दिया तो वो दोबारा फिर से हम इंसानों को उसने रियलाइज करा दिया कि हम जीत चुके हैं। लेकिन अगर हम जीत चुके हैं तो केज यहाँ जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, मगर उसकी आंखें यहाँ काली हो गई इस ट्रांसफ्यूजन के दौरान, जैसे अल्फा के ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी।
क्योंकि हम इंसान हैं चूतिए। ओमेगा अभी भी प्लान में सक्सेसफुल है, उसने हमें यह बस रियलाइज करा दिया कि हम इंसान जीत चुके हैं और उसने अपना काम कर दिया। हालांकि हमें अभी और भी बुरा देखना है और वो सारी बातें हमें एज ऑफ टुमारो 2 में ही देखने को मिल सकती हैं। और सुनने में भी आया है कि इसके पार्ट 2 पे भी काम चल रहा है। कुछ कंफर्म तो नहीं है, मगर आ जाए तो मजा आ जाए। खैर, इन सब बातों के बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर आप मेरे साथ ट्विटर पे भी कनेक्ट होकर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपको इस मूवी से लेकर कुछ ठोस साइंटिफिक थ्योरीज है जो किसी ने गौर नहीं किए मगर आपने किए, तो कमेंट्स उसके बारे में हमें बताना जरूर। या फिर कुछ ऐसा भी फील हुआ हो तो वो भी बता देना। और हाँ, इस मूवी में रीटा बहुत ही खूबसूरत है, इसके लिए जान चली भी गई तो कोई गम की बात नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगे तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।